नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। हम बात कर रहे हैं महेश्वर सूत्रों की। अभी तक आप पार्ट 3 देख चुके हैं। पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्णमाला में जो कंफ्यूजन होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लासरूम की तरफ। तो दोस्तों, हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था महेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्णमाला पाणिनि के अनुसार। देखिए, पाणिनि के अनुसार वर्णमाला में कुल 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। इसमें व्यंजन तो फिक्स है, 42 यानी 42 है, लेकिन स्वरों का भेद है। 21 भी हो सकते हैं और 22 भी। ये आपके मानने के ऊपर है। कैसे है देखिए, स्वर में ए ई उ री, ये 4 स्वर हैं। मैंने आपको बताया था इन 4 स्वरों में 3 तरह के होते हैं चारों स्वर, ह्रस्व भी, दीर्घ भी, पुरुष भी। यानी कि ए, आ और आ, ई और ई, उ और उ, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 4 गुना 3, ये 4 शब्द 3 प्रकार के हुए तो 12 प्रकार के हो गए। लिरिक, ये प्लुत भी होता है और रस भी होता है, यानी कि लिरिक जो है दीर्घ नहीं होता। ये सवाल पूछता है सर ऐसा कौन सा वर्ण है जो दीर्घ नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है लिरिक जो है दीर्घ नहीं होता। ठीक है, तो ये अगर इसको केवल प्लुत मानेंगे तो 1 प्रकार का होगा और रस या प्लुत मानेंगे तो ये 2 प्रकार का हो जाएगा। यहाँ ये फर्क आ जाता है 21 और 22 का, हम जोड़ेंगे तो। फिर ये जो ए आई ओ औ 4 वर्ण है, ये दीर्घ तो ही है, सबको पता है ये बड़े हैं। अच्छा, लेकिन ये प्लुत भी है, यानी कि बड़े से भी बड़े हैं। 3 मात्राएं आती है इसमें, तो दीर्घ प्लस प्लुत यानी कि ये 4 गुणा 2, ये 8 प्रकार हो गया। तो कुल ए ई उ री 12, ये देखिए आप ए ई उ री 12, ये और ये 8, ए आई ओ 8, 12 और 8 20। अब लिरी जो है ये अगर प्लुत मानेंगे तो 1 होगा, प्लुत और रस मानेंगे तो 2 होंगे। इस प्रकार ये या तो 21 होंगे या 22 होंगे, ये आपके मानने पे है। दोनों ही उत्तर सही है। ठीक है, अक्सर ऑप्शन में यही देगा कि स्वर होते हैं 21 22, 21 22 या कुछ और। तो आपको ध्यान रखना है 21 22 दोनों पर टिक करना है। यह विशेष रूप से याद रखने की बात है। अच्छा, अब हम देखते हैं व्यंजन। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा। व्यंजन इसमें कुल 42 दिए गए हैं। 42 में 25 तो स्पष्ट वर्ण है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कू चू टू तू, 25 तो स्पष्ट वर्ण हो गए। अच्छा, 4 ऊष्म वर्ण मैंने आपको बताए थे। 4 ऊष्म वर्ण मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, से है। 4 मैंने आपको अंत्यस्थ बताए थे। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए 33। कुल 33 वर्ण यहां पर आ गए। अच्छा, एक अनुस्वार हो गया। ठीक है, और एक आपके विसर्ग हो गया। ये सब इसमें जोड़ेंगे हम। एक विसर्ग हो गया। अच्छा, एक जिह्वामूलीय हो गया। जिह्वा ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक आपके उपउद्यमानी हो गया, उपउद्यमानीय। ठीक है, और एक और 4 आपके यम हो गए। ठीक है, और आपके एक दुस्पष्ट वर्ण हो गया। ये ध्यान रखना है, दुस्पष्ट केवल एक ही है। ये इस तरह कर ले जो होता है। देखिए दोस्तों, स्वर मैंने आपको बताया 21 है, कितने 22। अब व्यंजन कुल 42 है। कैसे है, 25 तो स्पष्ट वर्ण है, कू चू टू तू कू, यानी कि कैसे लेकर के पै तक जो 12 कड़ीकृत वर्ण आते हैं 25 होते हैं, वो आपके स्पष्ट वर्ण है। 4 ऊष्म वर्ण मैंने आपको बताए थे, श से और है। 25 और 4 29। 4 अंतस्थ वर्ण मैंने आपको बताए थे, य रे ले वे। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 33। एक आपके अनुस्वार हो गया। 34 एक आपके विसर्ग हो गया। 35 एक आपके जिह्वामूलीय हो गया। 36 एक आपके उपउद्यमानी हो गया। 37 और 4 आपके यम हो गए। कुल कितने हो गए 37 और 4 41। तो ये आपके बिल्कुल वर्ण हुए 41। हम देखते हैं कहां रह गया है। 25 स्पष्ट वर्ण हो गए, 4 ऊष्म वर्ण हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 यम हो गए, एक अनुसार विसर्ग जिह्वामूल्य और एक दुस्पष्ट वर्ण। दोस्तों, ये 42 वर्ण दुस्पष्ट। दुस्पष्ट में ध्यान रखना है, कुल 42 हो गए। सवाल पूछता है दुस्पष्ट वर्ण कौन सा है। तो देखिए, दुस्पष्ट वर्ण में दु मतलब ऐसे बुरा, दु माने जो बोलने में जिसको दिक्कत हो। ठीक है ना, तो इसको अपन इस तरह लिखेंगे, दुस्पष्ट। ये लय होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड पे इस तरह बनता है, जो अंदर घुसा हुआ इस तरह से, है ना, ये लय। इसको लय बोलते हैं शुद्ध भाषा में। लय है ना, बढ़त ऐसे लय। और वो जब होता है वो लय होता है इस तरह का। ठीक है, और एक ये लय। तो अपने को ये ध्यान रखना, ये लय जो अंदर घुसा हुआ वाला लय है, ये
दू स्पष्ट पढ़ने बोलने में ले आपको किताब में लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा अभी तक आपका पाणिनि के अनुसार वर्णमाला का क्रम। अब हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ये सब सवाल पूछे जाते हैं खास करके टीचिंग एग्जाम में। अयोगवाह वे वर्ण हैं जिनका जिक्र वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन उनका हम काम में लेते हैं लिखने में। जैसे विसर्ग है, हलंत है, ये आपको वर्णमाला में कहीं नहीं मिलेंगे। विसर्ग है ना, ये सब हलंत, ये अनुस्वार है ना, ये आपको वर्णमाला में कहीं मिलते हैं क्या? कहीं नहीं मिलते। आज तो वर्णमाला पढ़ेंगे, लेकिन इनका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब चीज एक बार और है कि अर्धविसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग तो आपको पता है, ये विसर्ग हो गया, ठीक है, लेकिन एक चीज और है अर्धविसर्ग। देखो, बस जल्दी टॉपिक खत्म करता हूं। अर्धविसर्ग ये दो प्रकार का है। एक तो है जीवामूल्य, जी है वा मूल्य, और दूसरा है उपपद्यमानीय। ठीक है दोस्तों, तो जीवामूल्य और उपपद्यमानीय ये दोनों ही अर्धविसर्ग की श्रेणी में आते हैं। जीवामूल्य कैसे लिखेंगे? जैसे हम ये कह है, अगर इसका आगे आपको चिन्ह बकायदा लगा मिलेगा इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का चिन्ह लगा मिलेगा आपको, एक चांद सीधा एक चांद उल्टा, तो ये जीवामूल्य का है। जैसे ख है ना, और ऐसे उपपद्यमानीय है, वो ये क और ख ही आएंगे, चिन्ह तो यही मिलेगा दोनों में सेम, ये ठीक है ना, और लेकिन वर्ण यही आएंगे। जीवामूल्य में क और ख चिन्ह ये आएंगे, उपपद्यमानीय में प और फ चिन्ह ये आएंगे। तो ये दोनों अर्धविसर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज रह गई यम। मैंने आपको बताया स्पर्श वर्ण 25, ऊष्म 4 और अंत्येष्टि 4, अर्धविसर्ग 2। अब आपके रह गए यम। यम भी 4 प्रकार के होते हैं। यम किसको कहते हैं? प्रारंभिक जो वर्ण है 4, उनमें से किसी एक के भी आगे यदि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर लगा हो तो उसको हम यम कहेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, प ल क। अब आप देखिए इसकी रचना, ये एक के और एक ये नी, यानी कि यम वो होगा वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्गों में, यानी कि कु चू टू तू, ये 4 वर्गों में किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को, पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को, ये पहला है, इसका जैसा ये द्वितीय वर्ण है, इसको हम यम कहते हैं। ये आपको रटना पड़ेगा समझने के साथ साथ कि एक जैसे 2 वर्ण है और अंत में 5वां वर्ण है, तो ये वर्ण यम कहलाएगा। यम कुल मिलाकर के 4 होते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा वर्णमाला का टॉपिक समाप्त हुआ। आगे हम आपको प्रत्याहारों के बारे में और भी डिटेल से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।